Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Academy. I am Pooja. In this particular video, we're gonna talk about a very fascinating chapter of class 10, that is life प्रोसेस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस से हमारी लाइफ को कैसे प्रोसेस किया जाता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस पढ़ना, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। तो लाइफ प्रोसेस इज अ बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक बहुत ही बेसिक फंक्शन, एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बहुत ही बेसिक जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में आगे हम बढ़ते हैं, क्या बोलता है, द बेसिक लाइफ प्रोसेस द कॉमन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा बेसिक जो फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कॉमन है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे चार बेसिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है। द सेकेंड वन इज रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग है, दैट इज रेस्पायरेशन। द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन और वी कैन कॉल लाइक सर्कुलेशन, ठीक है। द लास्ट इज एक्सक्रीशन। तो ये जो हमारे लाइफ प्रोसेस है, इसकी बेसिक जो कॉमन फंक्शंस है जो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए परफॉर्म करता है, उसमें आता है न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन। दूसरा एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ये जो होता है वो रेस्पिरेशन। The third one is transportation, means circulatory system. And the fourth one is excretion. The removal of waste product from our body is called excretion. पहली न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिली, हमने काम किया। रेस्पिरेशन क्या है, अब जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमने खाना खाया है, उसमें हम जब सांस लेते हैं, जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, उस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमारे फूड के मेटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे जो ऑक्सीजन, उससे जो न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हमारी पूरे बॉडी में एनर्जी का, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एंड ब्लड का पूरा जो फ्लोइंग सिस्टम हो रहा है, वो किससे होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम से। द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। दैट मीन्स कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज हमने खाई, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं है, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन सब का रिमूव आउट करना कौन सा प्रोसेस है, एक्सक्रीशन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली वन टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन को पढ़ना। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज न्यूट्रिशन। बट व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? हमें न्यूट्रिशन समझने के लिए उसके डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, उसके कॉम्पोजिशंस को समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच कंज्यूमिंग द फूड, हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, और जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी बॉडी पूरा उस फूड को यूटिलाइज कर रही है, और उस यूटिलाइज्ड फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन, तो हमने खाना खा लिया, हमें न्यूट्रिशन मिल गया, हमें बहुत एनर्जी मिल गई। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, हम न्यूट्रिशन लेते क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? एक तो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ में। दूसरा, हमें डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है तो हमारी डेवलपमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हेल्प कर रहा है। द सेकेंड वन, हमारी बॉडी के फंक्शंस में भी हेल्प कर रहा है।
फंक्शंस का मतलब है कि अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई हमारी बॉडी में कोई डिफरेंट तरह की फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक डांसिंग, प्लेइंग, इन सब में क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड वन इज रिपेयर द डैमेज सेल्स। तीसरा है कि डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रहा है। अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करते हैं, और वो हेल्दी फूड के जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में जाते हैं वो हमारे बॉडी के जो इंजरी वाले सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, रिपेयर का काम स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हम ज्यादा अगर हेल्दी फूड खाते हैं तो हम जल्दी रिकवर करते हैं अपनी बॉडी को उस डिजीज से। द लास्ट वन इज एनर्जी। एनर्जी बता रहा है, तो मैंने तो पहले ही बताया कि हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फिर मेंटल एक्टिविटी या फिर डांसिंग या फिर प्लेइंग, कुछ भी काम करता है, जो भी हमें एक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करना है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी। तो बेसिकली हमने जो न्यूट्रिशन, जो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए, जो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्या चीजें हैं, बेसिकली पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, दूसरा हमारे बॉडी के फंक्शंस में परफॉर्म कर रहा है, तीसरा हमारे बॉडी की जो डेड सेल्स है या फिर डैमेज सेल्स है उनको क्या कर रहा है, रिपेयर का काम कर रहा है, एंड द फोर्थ वन इज हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब तो हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बट न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अब हम न्यूट्रिएंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं इस तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट? द न्यूट्रिएंट आर द कंपाउंड ऑफ फूड दैट प्रोवाइड अस with the energy and facilitate repair and growth and help in the development of our body। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम लोग छोटे शब्द में कहना चाहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। दैट इज अ वेरी स्मॉल आंसर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज गुड। बट अगर हमें थोड़ा और ब्रॉड सेंस में समझना होगी व्हाट इज न्यूट्रिएंट, तो हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट कंपाउंड उस फूड का कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है हमारी बॉडी को तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो वो न्यूट्रिशन क्लियर हो गया, न्यूट्रिएंट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया, न्यूट्रिएंट हमने डिस्कस किया, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो टाइप के और न्यूट्रिशन आते हैं, इसके सब ग्रुप में देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज photosynthetic autotrophic nutrition and the second one is chemosynthetic autotrophic nutrition। ठीक है, अब तो मतलब हमारे न्यूट्रिशन के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक ऑटोट्रॉपिक एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में दो टाइप के और होते हैं, द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो हो गया, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओवर हेटेरोट्रॉपिक में क्या है, हेटेरोट्रॉपिक में तीन टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पोरोफिटिक, द सेकंड वन इज पैरासिटिक एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सो व्हाट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड from simple or inorganic substance like water and CO2 and minerals and perform a very complex organic compound। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इस प्रोसेस के दौरान हमारे जो इंडिविजुअल है वो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म अ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, ये ऐसे इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है, डिपेंड रहता है उसके ऊपर। दैट इज हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हम इसी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है द फर्स्ट चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का। लेट्स सी कि क्या होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट,
द फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesize their own food by using simple inorganic raw materials with the help of light energy। इस प्रोसेस में बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक सिंपल हमारा जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, वो क्या कर रहा है, अपने खाने को प्रिपेयर कर रहा है। किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देख लेते हैं एक डायग्राम की हेल्प से कि कैसे एक प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है, कैसे स्टोर करता है और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे प्लांट के बॉडी में। दैट इज प्लांट, ठीक है। ये एक प्लांट है। अब ये प्लांट क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर से क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर जो बनाया मैंने, वाटर से क्या ले रहा है, H2O ले रहा है, ठीक है। मतलब हमारे जमीन से H2O ले रहा है, सन से लाइट एनर्जी ले रहा है, CO2 ले लिया, वाटर ले लिया, लाइट एनर्जी भी मिल गई। अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई क्योंकि ऑलरेडी हमारे ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, अब इसने अपने जितने कंपोनेंट्स लिए उससे क्या करेगा, एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, दैट इज फूड। और ये फूड क्या बनाएगा, ग्लूकोज। अब इस प्लांट ने क्या किया, ग्लूकोज बना लिया। अब इस ग्लूकोज को जो सिंथेसाइज, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3 स्टेज में कि फूड बना। अब फूड किस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ, तो जब फूड सिंथेसाइज हुआ वो हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्मेट में सिंथेसाइज हुआ। सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट, किस फॉर्मेट में हुआ, तो प्लांट बॉडी के अंदर अगर जो खाना बना हुआ है ग्लूकोज, उसको ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्मेट में। जो आप जाइलम एंड फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है उसमें आप देखेंगे कि वहां पर लिखा सुक्रोज। सुक्रोज लोड होता है और इनलोड होता है। तो सुक्रोज क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर और मिनरल्स का, तो वाटर एंड मिनरल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते हैं, सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं प्लांट। क्यों, सुक्रोज क्या है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, ग्लूकोज का मॉडिफाइड फॉर्म है सुक्रोज। अब हमारा प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट तो सुक्रोज के फॉर्मेट में कर दिया, अब स्टोर किस फॉर्मेट में करेगा, ट्रांसपोर्ट के सुक्रोज के फॉर्मेट, स्टोर किस फॉर्मेट में करेगा, तो स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्मेट में। ओके, स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर करेगा। और एनिमल के केस में कैसे स्टोर होता है, तो एनिमल के केस में जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम एक एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर भी बनाते हैं। ओके तो इस फॉर्मूला में हम एक चीज मेंशन करते हैं कि 6CO2 12H2O 6CO2 12H2O दो कंपाउंड मिलके क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन है किसी एग्जाम में पूछा था, शायद नीट एग्जाम में पूछा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने कार्बन CO2 और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये जो ऑक्सीजन बनता है बेटा, ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन बेसिकली बाय प्रोडक्ट है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो फूड होता है, मेन फूड ग्लूकोज, मेन फूड ग्लूकोज, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है प्लांट बॉडी से, और हमारे कुछ अमाउंट के वाटर भी रिलीज करते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला इक्वेशन, एम्पेरिकल इक्वेशन, वो क्या होता है। ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो ये जो इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया
फोटोसिंथेसिस का, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। और इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं कि आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान जो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बन रहा है उसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले फोटोसिंथेसिस में कैसे एक लीफ है, ठीक है, आप प्रोसेस कैसे चलता है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज लीफ, ठीक है। ये क्या हमारा, ये हमारा एक लीफ एक्साइल है। लीफ एक्साइल से ही लीफ निकलती है हमेशा, ठीक है, स्टेम से नहीं निकलती है। स्टेम क्या होता है, स्टेम के ऊपर जब लीफ एक्साइल आगे चलते हैं तो लीफ एक्साइल से ही लीफ निकलती है। अब लीफ एक्साइल से जो लीफ निकली है, इस लीफ के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। स्टिप्यूल सपोर्ट का काम करते हैं। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इस वाले पोर्शन को जो डंडी के समान दिखती है लीफ में, उसको बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। पेटियोल मतलब पतला सा जो डंडी दिखता है। उसके बाद जैसे कि ये लीफ एक्साइल है, अब यहाँ पे छोटे छोटे स्टिप्यूल्स लगे होंगे, फिर वहां से ऐसे निकला होगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसके बाद लीफ बनेगी, उसको बोलते हैं पेटियोल। अब जब ये लीफ हम देख रहे हैं तो जो लास्ट पोर्शन ऑफ दिस लीफ होता है उसको बोलते हैं टिप। फॉर एग्जाम्पल लाइक फिंगर टिप, हमारे फिंगर की टिप, तो वैसे ही लीफ का अपना एक टिप होता है। अब जो चारों तरफ ये जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और लीफ के बीचों बीच आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखता है जो सीधे गई होती है, उसको बोलते हैं मिडरिप, दैट इज मिडरिप, ठीक है, जो क्या करता है मिडरिप के अंदर। अभी एक्सप्लेन करते हैं आगे। अब जो ये पूरा ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लैमिना, ठीक है। लैमिना क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हो सके। अब इसके हमारे इस लीफ के अंदर जो बीच में जो मिडरिप गई है, उस मिडरिप से बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, नेटवर्क निकला होता है, बहुत सारा नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वेन्स। अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम मिडरिप, दैट इज कॉल्ड वेन्स। और ये जो लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है किनारे किनारे का, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। एक होता है मार्जिन जो सिंपल होगा, अगर ऐसे थोड़ा सा उभरा उभरा स्ट्रक्चर तो बोलते हैं लीफ ब्लेड। सो अब तो ये हमने पूरा ये स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया कि ये एक लीफ है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, बट कैसे हो रही है ये भी डिस्कस कर लिया। अब जो मिडरिप है, अब हम मिडरिप को समझेंगे कि मिडरिप के अंदर क्या चीजें हैं, कैसे वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसको देख ले। तो बेसिकली ये जो मिडरिप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने मिडरिप का एक अलग से स्ट्रक्चर बना रखा है। इस मिडरिप के अंदर आपको 2 पोर्शंस दिख रहे होंगे, हम इस पोर्शन को बना भी लेते हैं। इस पोर्शन में मैंने एक बनाया है जाइलम और एक हमने बनाया फ्लोएम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे इस मिडरिप के अंदर। तो ये जो मिडरिप होती है वो वेस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती है, और फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट क्या होता है, दैट इज टेरिडोफाइट। अब क्या होता है, इस वेस्कुलर बंडल में हमारा एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फ्लोएम करता है, फ्लोएम फूड मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम थोड़ा सा और इसके नीचे आते हैं और देखते हैं कि अगर एक लीफ हमने लिया और हमने लीफ को अगर ऐसे बीच से खोल दिया तो उसका क्या स्ट्रक्चर दिखेगा। तो बेसिकली हमने लीफ को लिया, दैट इज लीफ, और इस लीफ को हमने क्या किया, बीच से कुछ इस प्रकार से खोल दिया। तो जैसे हमने लीफ को खोला, हमने एक चीज रिकॉग्नाइज की कि इसके ऊपर एक लेयर दिखी हमें पतली सी, अब इसके बाद एक और हमें सेल्स दिखी, और उसके अंदर हमें एक बहुत अच्छा सा वेस्कुलर बंडल दिखा। अब इसके नीचे भी सेम हमें स्ट्रक्चर दिखा, सेम एक हमें लेयर दिखी। उसके बाद से लीफ क्या हो गई, ये लीफ। तो लीफ को जब हमने ऐसे फाड़ के बीच से देखा तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो जो ऊपर का लेयर है, द फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये जो ऊपर का लेयर है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर था। क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर, और ये जो वैक्सी लेयर होते हैं क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं,
प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अगर एक प्लांट का लीफ है, ठीक है, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर है, तो वो वैक्सी लेयर किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में। बट किस टाइप का प्रोटेक्शन? बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, फिर मैकेनिकल जो डैमेज होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, बायोलॉजिकल डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये वैक्सी लेयर क्या कहते हैं? अगर इस वैक्सी लेयर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्यूटीन। इसके अंदर क्यूटीन नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? उस लीफ को वैक्सी बनाता है। अब वैक्सी लेयर हमने डिफाइन किया, इस वैक्सी लेयर के नीचे एक और लेयर आता है सेल्स के। अब ये कौन से सेल्स हैं? जो कि बंडल शेप के सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स है उनको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये लीफ है, जैसा कि लीफ है, ऊपर का एपिडर्मिस, नीचे का क्या? दैट इज अपर एपिडर्मिस एंड दैट इज लोअर एपिडर्मिस। तो ये लीफ है ना, तो लीफ का स्ट्रक्चर में भी ऐसे। अब जो हम इसके नीचे एक और लेयर बनती है, ये जो हमारी लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं इसको, और इसके नीचे एक और लेयर है। इन दोनों लेयर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। ओवरऑल एग्रीगेट दोनों को बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। बट मेसोफिल सेल्स में ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये जो नीचे के स्ट्रक्चर है ये भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट सेल्स है, बट सेल्स का नाम तो सेम है, इसलिए को उसको एग्रीगेट में मेसोफिल सेल्स कहते हैं। अब मेसोफिल जब अलग अलग सेल्स हैं तो अलग अलग सेल्स का क्या नाम है? अलग अलग सेल्स का नाम है, एक का नाम है पैलेसिड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। जो फर्स्ट जो सेल है ऊपर का, ये वाला जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं पैलेसिड पेरेन्काइमेटस सेल्स, और जो नीचे का ये वाला सेल्स है, ठीक है, इस वाले सेल्स को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैलेसिड पेरेन्काइमेटस cells and spongine parenchymatous cells? The difference between these both is the पैलेसिड पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो जब लाइट एनर्जी आती है, कितने अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सके। और स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब जो नीचे का जो लेयर है हमारा, ये वाला लेयर, दैट इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि ऊपर की जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है दैट इज अपर एपिडर्मिस, और जो पीछे की होती है नीचे की, लाइक दिस, ठीक है, इट इज अपर एपिडर्मिस, और नीचे की लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस में हमारे कुछ इस प्रकार से सेल्स होते हैं, जिसको कुछ बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर एक लीफ को हम बीच से यहाँ से कट करते हैं, एक वीएस सेक्शन देखते हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है लीफ का पूरा, जो हमें माइक्रोस्कोप में अंदर दिखता है। और हमारे जो सेल्स होते हैं लीफ के अंदर की, वो क्या बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारे पैलेसिड पेरेन्काइमेटस सेल्स है, उसके अंदर हमें कुछ किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेन क्या है? मेन पैलेसिड पेरेन्काइमेटस सेल्स है, क्योंकि ये लाइट को, एनर्जी को ट्रैप करते हैं मैक्सिमम अमाउंट का फोटोसिंथेसिस एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? ये हमारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये 3 लाइन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखी हुई है, आप एनसीईआरटी खोलिए और वहां पे जाके देखिए, ये 3 लाइन लिखी है। और इन 3 लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, द फर्स्ट इवेंट इज absorption of light energy by chlorophyll। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको बोला ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, दैट इज पैलेसिड पेरेन्काइमेटस सेल्स। इनके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए। द सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into the chemical energy and splitting of water molecules into the hydrogen and oxygen। That means कि सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ी, लीफ ने क्या की? उसको
एब्जॉर्ब कर ली, उसको ट्रैप कर ली। अब ये लाइट एनर्जी हमें आ गई हमारे लीफ के अंदर, ठीक है, इसके अंदर लाइट एनर्जी आ गई। अब ये लाइट एनर्जी क्या करेगा, अपने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सके। अब जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन, वो क्या होता है, स्प्लिट कर जाते हैं। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है बेटा, अगर H2O स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी रिलीज करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड जैसे ही स्प्लिट करेगा क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिलीज कर जाएंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और यही ऑक्सीजन जो रिलीज करता है, जिसको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि रिडक्शन का प्रोसेस भी कर रहा है। क्या कर रहा है इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एनवायरमेंट से ले रहा है, उस CO2 को रिड्यूस कर दे रहा है। क्या कर रहा है, रिड्यूस करके उसको क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसको क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिकली ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। तो ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है, इन स्टेप्स में जो ऊपर के 2 स्टेप्स है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और केमिकल एनर्जी जैसे कन्वर्ट हो गई उसमें उसी दौरान वाटर का ब्रेकडाउन होना, और द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फोटोलिसिस, ठीक है। तो फोटोलिसिस मतलब क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो ऊपर के दो स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स आपके लाइट रिएक्शंस के हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और जो लास्ट का स्टेप्स है वो क्या है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपके, जैसे ऊपर वाले 2 स्टेप्स लाइट में आते हैं और नीचे वाले स्टेप्स डार्क में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स थे, उसके अंदर जो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। अब इसी हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ DNA भी दिख रहे हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम एक के ऊपर एक क्वाइन अरेंज कर दे, या फिर एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी अरेंज कर दे, तो क्या दिख रहा है, पूरा एक सीरीज में दिखेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम सिंगल की बात करें, ठीक है, तो सिंगल सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाक्वाइड, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, सबको, सारे क्वाइंस को एक साथ ले ले स्ट्रक्चर को, तो उसको बोलेंगे ग्रानम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रानम। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिख रहा है, ये जो ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर, दैट इज राइबोसोम्स। हर एक ग्रानम को एक स्टैंड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। हर एक ग्रानम को, दिस ग्रानम, दिस ग्रानम, दिस, इन सबको एक क्या कर रहा है, एक लैमेली अटैच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर का जितना भी आपको लिक्विड, ये जो स्ट्रक्चर है वो इम्बेडेड है एक लिक्विड में, और वो उस लिक्विड का क्या नाम है, स्ट्रोमा। वो लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर क्या हमारा पूरा एक ग्रानम, बहुत सारे ग्रानम जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो ग्रानम का फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। बेसिकली हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस, और इसी के अंदर होते हैं, थाइलाक्वाइड्स के अंदर होते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर की स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के एक होता है इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर के बीच में एक और मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये पेन है, इसके ऊपर एक लेयर है, इसके नीचे एक लेयर है, तो बीच का जो लेयर, जो पेन वाला रीजन है, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, खाली स्पेस है।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने ये समझ लिया कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है कुछ उस प्रकार से हो रही है, लेकिन अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में हमारे फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, क्योंकि वहां पे तो वाटर की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है, तो फिर वहां के प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, तो लेट्स डिस्कस कैसे करते हैं। ये हमारा एक क्या है, एक हमारा डेजर्ट प्लांट है, दैट इज डेजर्ट प्लांट, और इस प्लांट का क्या नाम है, अपुंचिया, अपुंचिया, ठीक है, अपुंचिया प्लांट है, इस प्लांट का नाम है, ठीक है। ये जो प्लांट है, दिस इज अ फ्लैशी सैक्युलेंट प्लांट, shows that slightly different photosynthesis mechanism that is called CAMP, ठीक है। जो सैक्युलेंट और फ्लैसी का मतलब ये होता है कि वो वाटर क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्लांट जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जिनके पास वाटर की कमी होती है, तो वाटर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको फ्लैशी और सैक्युलेंट प्लांट्स कहते हैं। अब जो ये प्लांट होते हैं, जो कटीले कटीले पौधे दिखते हैं आपको डेजर्ट एरिया में, बेसिकली आपको इसी प्रकार के पौधे आपको डेजर्ट एरिया में देखते होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसे होता है क्योंकि इनका जो फोटोसिंथेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो ग्रीन प्लांट के कंपेयर में थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है। इसीलिए ये जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं कैम्प, दैट इज क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इनका फोटोसिंथेसिस एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। इनका जो स्टोमेटा होता है बेटा, इनका स्टोमेटा रात के टाइम क्या होता है, खुलता है, ठीक है, दिन के टाइम बंद रहता है क्योंकि वाटर लॉस ना हो जाए और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ना हो जाए, इसलिए इनका स्टोमेटा दिन के टाइम में क्या होता है, बंद होता है और रात के टाइम में खुल जाता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में रात में क्या होती है, ठंडी लगती है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो अगर स्टोमेटा दिन में खुल जाएगा तो जो वाटर स्टोर करके रखा है इस प्लांट में वो पूरा वाटर तो रिलीज कर जाएगा ट्रांसपिरेशन से, तो वाटर तो लॉस हो गया, तो फिर ये प्लांट डेड कर जाएगा। इसी वजह से इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में ओपन होते हैं, और जब स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, किसमें, नाइट में ओपन हो रहा है। अब जब ये नाइट में ओपन हो रहा है स्टोमेटा, तो फिर क्या हो रहा है, नाइट में ओपन हो रहा है। अब जैसे ही स्टोमेटा खुले बहुत सारा CO2 ये प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारा CO2 एब्जॉर्ब कर। द सेकंड स्टेप इज एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ CO2। द थर्ड स्टेप इज अब जो CO2 एब्जॉर्ब किया ये प्लांट, उस CO2 को कन्वर्ट करता है ये प्लांट किसमें, मैलिक या फिर ऑक्सैलिक एसिड में। अब क्या करता है, रात में स्टोमेटा खुला, बहुत सारा CO2 एब्जॉर्ब किया और उस CO2 क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्यों, ताकि वो ये जो स्टेप है वो इंटरमीडिएट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोर करता है CO2 को साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में स्टोर करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही CO2 आया प्लांट बॉडी के अंदर, वहां पे क्या होगा, CO2 कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। अब जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ उसको वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म के पीएच को इंक्रीज कर देता है, साइटोप्लाज्म के पीएच को इंक्रीज कर देता है। अब जैसे इंक्रीज किया तो वो इंक्रीज इसीलिए करता है ताकि वो साइटोप्लाज्म में, वो कन्वर्ट भी इसीलिए होता है ताकि वो साइटोप्लाज्म में रात में स्टे कर सके। अब जैसे ही रात खत्म हुई, डे का टाइम आया, स्टोमेटा क्या हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। अब स्टोमेटा क्लोज हो गया, अब जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो गए, गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, नो गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जो ये मैलिक एसिड इसमें स्टोर हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। अब जो ये स्टोर हुआ है उसको क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है। मैलिक एसिड को फिर से कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, CO2 में। जब CO2 में कन्वर्ट कर देंगे तब CO2 क्या होगा, रिलीज कर जाएगा, और वो जब रिलीज हो जाएगा तो किसमें यूज होगा, C3 प्लांट्स में। और जब C3 प्लांट में जब CO2 जाएगा तो क्या करेगा, स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च बना लिया, खाना बन गया हमारे डेजर्ट प्लांट में। तो बेसिकली डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि रात के टाइम में स्टोमेटा खुलता है, क्योंकि दिन के टाइम में बंद होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर लॉस ना हो सके। रात में स्टोमेटा खुला, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लिया अपने बॉडी में। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया अपने बॉडी में,
पूरा का जो प्लांट है वो CO2 को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इंटरमीडिएट स्टेज में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड के फॉर्मेट में। अब वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में मैलिक एसिड के फॉर्मेट में रात भर स्टोर रहता है और साइटोप्लाज्म के पीएच को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मैलिक एसिड है, साइटोप्लाज्म पीएच को इंक्रीज कर देगा। अब जैसे ही दिन आई, रात खत्म हुई, दिन आई, स्टोमेटा फिर से क्लोज, स्टोमेटा का दरवाजा बंद। जैसे बंद हुआ, गैसेस एक्सचेंज बंद हो गया। बट हमारे जो ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड थे, अब उनका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, उनको कन्वर्ट किया जाएगा फिर से CO2 में। अब जैसे ही CO2 में कन्वर्ट किया गया, CO2 प्लांट बॉडी के अंदर क्या हुआ, रिलीज होने लगा, और वो रिलीज होकर क्या बनाया, स्टार्च का फॉर्मेशन कर दिया। तो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट में हो गई प्रोसेस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब जो ये प्रोसेस हो रही है, अब उसमें स्टोमेटा का क्या काम। ग्रीन प्लांट्स में भी तो स्टोमेटा होते हैं, डेजर्ट में भी होते हैं, ग्रीन में भी होते हैं, बट ग्रीन प्लांट्स में स्टोमेटा का बेसिकली क्या रोल है, और ग्रीन प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो स्टोमेटा का मतलब होता है टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये लीफ है, लीफ के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये लीफ हो गए, इस पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट है, ये टाइनी पोर्स स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा क्या करता है, दो चीज में बेसिकली स्टोमेटा हेल्प करता है। फर्स्ट इज गैसेस एक्सचेंज, चाहे वो डेजर्ट प्लांट हो चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या काम करता है, सेकंड ये काम करता है कि वो प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन से, वाटर का लॉस ज्यादा ना हो सके, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हो, इसलिए क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है, या फिर प्रिवेंट लिख सकते हैं आप, प्रिवेंट इन ट्रांसपिरेशन, दोनों में हेल्प करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टोमेटा है, स्टोमेटा खुल रहा है, स्टोमेटा बंद हो रहा है, स्टोमेटा खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, खुलना और बंद होना स्टोमेटा का डिपेंड करता है किस पे, उसके गार्ड सेल्स पे। तो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग किसकी वजह से होती है, गार्ड सेल्स की वजह से होती है। तो इसी दौरान जो स्टोमेटा होते हैं बेसिकली, एक खुल रहा है बंद हो रहा है, इट मींस कि दो टाइप के स्टोमेटा होते हैं। एक होता है ओपन स्टोमेटा, एक होता है क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का क्या मतलब होता है, हमारा ये स्टोमेटा है, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो बाहर का ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स। उसके अंदर का एक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। अब जो ये बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, पेन चेंज कर दे, ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो होता है गार्ड सेल्स। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, दो बीन शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी दो बीन शेप स्ट्रक्चर। ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स के हर एक के अंदर एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, चाहे वो क्लोज हो चाहे वो ओपन हो, और बीच में जो ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर, ठीक है, ये स्टोमेटल का पोर होता है। अब यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, ओपन है, और यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। ये कैसे है, यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, बाहर, अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट कम है, तो बाहर से ये वाटर अंदर जाएगा थ्रू डिफ्यूजन। तो जैसे बाहर से वाटर अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। सेल क्या हो जाएंगे, पहले सेल्स नॉर्मल है, अब बाहर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, अंदर अमाउंट कम है, तो बाहर से अंदर आएगा, डिफ्यूजन के थ्रू सेल क्या हो गया, फुल गया, ठीक है। तो इट मींस सेल फुल गया, मतलब स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब ये तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन स्टोमेटा। अब जब क्लोज स्टोमेटा की बात हम करेंगे, इसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट पहले तो ओपन है, वाटर का अमाउंट अंदर ज्यादा है, बाहर कम हो गया। अब वाटर क्या होगा, फिर से डिफ्यूजन के थ्रू अंदर से बाहर जाएगा, तो स्टोमेटा क्या होगा, पिचक गया, मतलब स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो यही डिफरेंस होता है स्टोमेटा क्लोज में और स्टोमेटा जो ओपन होता है उसमें। और जो स्टोमेटा क्लोज और ओपनिंग होती है वो हमारे परफॉर्म करते हैं एक्शन गार्ड सेल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट हम लोग का डन हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। द फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। द सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। 3 टाइप के न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फ्रॉम इनटेक टू रिमूव आउट द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में हमारे इंजेक्शन से लेके, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन तक की जो प्रोसेस होती है वो हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें देखने को मिलती है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, ठीक है, मतलब फीडिंग ऑन सॉलिड फूड जो हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं। एंड the second one is it is a kind of nutrition in which organisms take complex food material into a body by the process of ingestion and we subsequently digested and it gonna absorb. That means मैंने जो आपको शॉर्ट में बताया वही होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स, पहला स्टेज तो इसने बोला कि हम वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं सॉलिड फूड पे, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी तो फीड करते हैं सॉलिड फूड पे, तो हम भी क्या है, हमारे अंदर भी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो ऐसे न्यूट्रिशन जिनको ऑर्गेनिज्म ले रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में और उनको ब्रेक डाउन कर करके क्या कर रहा है, इंजेक्शन से लेके क्या कर रहा है, पूरा एब्जॉर्प्शन तक का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी परफॉर्म करता है। द सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपने छोटे क्लास में पढ़ा, ऐसे न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं क्या है इसके अंदर। Organisms get their food from dead and decaying matter, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्लियर कि ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उस पे फीड करते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस पे फीड कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग। बेसिकली वो फीड कर रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे। आगे देखते हैं क्या होता है, दे ब्रेक डाउन द मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। इट मीन्स कि ये मशरूम है, ठीक है, ये हमारा मशरूम है। अब ये किस पे फीड कर रहा है, ये फीड कर रहा है हमारा बेसिकली डेड एंड डिकेइंग पे, डेड एंड डिके पे। अब क्या हो रहा है कि जब ये फीड कर रहा है डेड एंड डिके पे तो इसकी बॉडी से बहुत सारा केमिकल रिलीज हो रहा है। तो इसकी बॉडी से बाहर बहुत सारा केमिकल रिलीज हो रहा है और ये केमिकल क्या कर रहा है कि इस डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म जिसपे ये फीड कर रहा है, जो मैटर पे फीड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपनी बॉडी में। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर अपना जो न्यूट्रिशन है उसको लेती है और उसको बिना किल किए, बिना किसी हार्म्स के उसके ऊपर क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो ऐसी जो न्यूट्रिशन होती है उसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेट्स सी क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर या तो बाहर उसके ऊपर फीड करता है बिना उसको किल किए। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो एग्जांपल, हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लाइस, जुआ, और दूसरी चीज एक टेपवर्म। और हमारे जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है उसमें हमारे मशरूम और ईस्ट आते हैं, और जो हमारा होलोजोइक है उसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि उसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट। अब तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। बट अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होगी।
अब उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट इज अमीबा, ठीक है। और एक ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और जो हमारा अमीबा तो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब अमीबा के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, तो लेट्स सी कैसे होता है। ये हमारा एक प्यारा सा अमीबा है, हमारा एक प्यारा सा अमीबा है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, जिसके अंदर एक ये प्यारा सा हमारा न्यूक्लियस है और बाहर एक फूड मटेरियल है, ठीक है। अब इसके पास ना हाथ है ना पैर है, पर अब इसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, अब ये कैसे न्यूट्रिशन लेगा, लेट्स सी। अब ये क्या करेगा, अमीबा का कोई फिक्स शेप साइज बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनका एक ही सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या करेगा अमीबा अपने बॉडी को कुछ इस प्रकार से करेगा और एक पैर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स लैप। स्यूडो, जहां भी स्यूडो लिखा होगा उसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। और पोडिया मतलब लेग्स, पैर। तो अब इस अमीबा ने क्या किया, अपना एक स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस प्रकार से जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करेगा, फूड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। फूड को चारों तरफ से क्या करेगा, पकड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो दो स्टेप्स हैं जिसमें फूड बाहर दिख रहा है आपको, ये हमारा फूड मटेरियल जो बाहर है अमीबा के बॉडी से, ये दूसरा स्टेप जिसके अंदर अमीबा ने क्या किया, उस फूड को पकड़ने की कोशिश की। तो जो पहला ये दो जो स्टेप है, ये जो दो स्टेप्स है हमारे आते हैं इंजेक्शन के अंदर, ठीक है, इंजेक्शन के अंदर। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब अमीबा ने क्या किया, उस फूड पार्टिकल्स को स्यूडोपोडिया के हेल्प से अंदर ले लिया, स्यूडोपोडिया को चिपका दिया, क्लोज कर दिया। तो बीच में हमें एक फूड पार्टिकल्स दिख रहा है, चेंज दिस पेन। ये हमें जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा फूड पार्टिकल्स है। अब ये फूड पार्टिकल्स अगर स्यूडोपोडिया ने इसको पकड़ा, उसको खींच लिया अपने अंदर, तो पूरा एक वैक्यूल बना जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स आ गए। अब ये फूड पार्टिकल्स क्या करेगा, अब इस फूड पार्टिकल्स का ये अमीबा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, क्योंकि अमीबा के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट इज रिलीज फ्रॉम लाइसोसोम्स। अमीबा के अंदर लाइसोसोम्स होंगे जो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक कर देगा तो उसको एसिमिलेशन का काम करेगा, उससे एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो अपनी बॉडी से क्या करेगा, रिमूव आउट कर देगा, ठीक है, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिमिलेशन की प्रोसेस हुई, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आई, ठीक है, यहाँ एब्जॉर्प्शन किया, यहाँ पे क्या, जो न्यूट्रिशन बच गया था उसका रीएब्जॉर्प्शन किया, एसिमिलेशन की प्रोसेस की। फिर क्या हुआ, अब पूरा जब एसिमिलेशन की प्रोसेस खत्म हो गई तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको इजेक्शन प्रोसेस के थ्रू रिमूव आउट कर दिया, अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो हमारा जो अमीबा होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से डाइजेशन दिखाता है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे उसके पास ना पैर है ना हाथ है, कुछ नहीं है, एक ही सेल पूरा एक्शन परफॉर्म करिए। अब अमीबा अपनी बॉडी कुछ इस प्रकार से मोड़ता है कि वो स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है, वो एक फूड वैक्यूल बनाता है, उसमें फूड रहता है, फिर वो फूड को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच इज रिलीज्ड बाय लाइसोसोम्स। अब जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आई, उसको तोड़ी, उसने पूरा जो फूड से जो न्यूट्रिशन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ बाकी जो न्यूट्रिशन बचे उसको एसिमिलेशन प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे उसको अपने बॉडी से रिमूव आउट कर दिया विद द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। तो जो हमारा अमीबा का डाइजेशन था वो कुछ इस प्रकार से था, जो कि बहुत सिंपल है। अब थोड़ा हम मल्टी सेलुलर बढ़ते हैं आगे। द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हमारा हर एक सेल्स, हमारा हर एक ऑर्गन्स एक बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमारे डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए एक बेसिक क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक अलग टाइप का
ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी के डाइजेशन को परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन को अलग परफॉर्म करता है, सर्कुलेशन को अलग परफॉर्म करता है और इजेशन को, एक्सक्रीशन को अलग परफॉर्म करता है। तो लेट्स सी कि डाइजेशन में क्या चीजें परफॉर्म करती हैं, कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्लस द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्ट करते हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे एसेसरीज ऑर्गन्स हैं जो भी और वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर। तो इसमें हमारे जो सिस्टम के अंदर है उसमें हमारे एसेसरीज में आते हैं टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो ये जो हमारे स्टेप्स है जो हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें टंग आते हैं हमारा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड आ गया, पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब क्या है, एसेसरीज ऑर्गन्स है ना हमारे बॉडी के। अब हम बात करते हैं द डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स until they can absorb and assimilate into our body। हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे ही हमने फूड को लिया, सॉलिड फूड मटेरियल पे फीड किया, वो हमारे फूड हमारे बॉडी के अंदर गया, उसको क्या किया, ब्रेक डाउन कर करके स्मॉल से स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन किया गया। पूरी फूड को इतना ब्रेक डाउन किया गया कि जब तक वो फूड हमारी बॉडी में क्या ना हो, एब्जॉर्ब ना हो, एसिमिलेट ना हो, तब तक उसका ब्रेक डाउन किया गया। और जैसे ही पूरे बॉडी में ब्रेक डाउन हो गया, फूड का पूरा डाइजेशन हो गया, पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रिशन का, वो हमारा कंप्लीट डाइजेशन दिखाता है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, एक होता है कंप्लीट डाइजेशन, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, जो क्या होता है, इंजेक्शन से लेके पूरा एक्सक्रीशन तक का जो प्रोसेस चलता है हमारा रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है, वो सारा जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट वाले में होता है। मतलब कि पूरे फूड का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम क्या होता है, एक माउथ से लेके एंड तक की प्रोसेस होती है कंप्लीट डाइजेशन में। बट इनकम्प्लीट में क्या होती है कि जो माउथ से ही इनटेक भी हुआ और माउथ से ही क्या हुआ, रिमूव आउट भी हो गया, वो डाइजेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन है, जिसके अंदर दो सिस्टम नहीं होते हैं। कंप्लीट मतलब माउथ टू एनस, दैट इज कंप्लीट डाइजेशन। बट इनकम्प्लीट, व्हाट इज इनकम्प्लीट, जो डाइजेशन माउथ से ही इंटेक कर रहा है फूड को और माउथ से ही रिमूव आउट कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को, इस टाइप का डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो लेट्स मूव फर्दर और डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक तो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और एक हमारे एलिमेंट्री ग्लैंड्स होते हैं। अब क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं और एलिमेंट्री ग्लैंड्स क्या करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है, गॉल ब्लैडर आता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से। अब ये क्या होता है, एलिमेंट्री ग्लैंड, माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई और इसके साथ ही साथ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी आ गई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि हमारे माउथ से लेके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जो भी सिस्टम आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं। बट इसके हमारे माउथ से लेके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो ग्लैंड आते हैं, जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, वो हमारे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक्स डाउन द फूड कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। The organs that produce chemical to the help in digestion, that is called alimentary canal, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या करता है, केमिकल्स रिलीज करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बट हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन करता है। लेट्स नो, ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा जो हम लोग का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नॉस्ट्रिल है, नोज। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सलाइवरी ग्लैंड है। दिस इज लीवर और लीवर के पास ही हमारा एक सेट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर, अब ये हमारे जो माउथ से निकलते हुए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस जैसे हमारा है
ये बीच में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस अटैच हो किससे, हमारे स्टमक से। स्टमक क्या किया, स्टमक क्या यहाँ चला गया, हमारे पैंक्रियाज, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। अब ये स्टमक क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक डिओडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। ये क्या होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो गया आगे चल के। तो ये क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे जो नीचे आए तो हमने देखा कि ये जो पोर्शन है जहां पे क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड रेक्टम, और उसके नीचे क्या हुआ, एनस। तो ये कंप्लीट हमारा एक डायग्राम है ह्यूमन सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेशन। इन सारे स्टेप्स से हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जो स्टेप्स है, sorry, the first step is mouth, second is esophagus, third is stomach, fourth one is small intestine, and the fifth one is large intestine, and the sixth one is rectum and anus. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर इंजेक्शन होता है फर्स्ट, दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है, तीसरा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ये एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि कैसे डाइजेशन होता है एक बॉडी के, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। लेट्स सी। इसोफेगस में क्या होता है, बोलस का फॉर्मेशन होता है, और ये बोलस यहाँ से पास करता है इसोफेगस की हेल्प से। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारे इसोफेगस के अंदर। तो थर्ड स्टेप क्या है, स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब हमारा फोर्थ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर भी सिर्फ एक टाइप का डाइजेशन होता है, दैट इज केमिकल डाइजेशन, एंड द सेकंड इज एब्जॉर्प्शन का काम करता है। द फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बच्चा कुछ जो पानी है उसको रीएब्जॉर्ब करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा नेक्स्ट आता है रेक्टम एंड एनस। एनस क्या करता है, इजेशन की प्रोसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मूव करते हैं माउथ। एक एक चीज डिफाइन करेंगे। माउथ क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड। माउथ में क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम कोई भी खाना मुंह में डालते हैं तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड का इंजेक्शन। आप क्या करते हैं, हम हमारे मुंह खुला, हमने खाना खाया, हमारा खाना हमने क्या किया, अपनी दांतों से खाने को पूरा बहुत सारा च्यूइंग की प्रोसेस की, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। हमने पूरे खाने को चबा चबा के क्या किया, मैस्टिकेट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब जैसे ही हमने उसको मैस्टिकेट किया, हमारे खाना हमारे टंग पे गया, हमें टंग पे जब से खाना हमें महसूस हुआ कि हाँ खाने का टेस्ट ये है, खाने का टेस्ट अच्छा है, खाने का टेस्ट बुरा है, हमने क्या किया, हमने अपने टंग की हेल्प से, हमारे जो टंग है उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे खाने का टेस्ट क्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माउथ खोला, खाना को इंटेक किया, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। और इंजेक्शन के बाद क्या किया, हमने अपने दांतों से उस खाने को पूरा क्रश कर दिया, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड मैस्टिकेशन। अब जैसे ही हमने खाने को मैस्टिकेट किया, हमारे टंग पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे उस खाने को रिसेप्टर्स ने क्या किया, रिसीव किया। ठीक है, और हमें टेस्ट, हमारे ब्रेन को बताया कि हाँ खाना स्वादिष्ट है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे खाना हमारे मुंह में टेस्ट का पता चला, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज निकलना स्टार्ट हुआ, और वो सलाइवरी अमाइलेज हमारे खाने को क्या किया और छोटे फॉर्मेट में तोड़ दिया। लेट्स सी क्या होता है। It is the first opening of the alimentary canal and help in the ingestion of food, that is called माउथ के थ्रू हो रहा है। तो वो माउथ का क्या प्रोसेस है, इंजेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, इंजेक्शन का। द सेकंड इज द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये जो दांत आपको दिख रहा है, ये क्या कर, दांत मैस्टिकेशन कर रहे हैं, चबा रहे हैं। द थर्ड स्टेप इज द टंग हैज टेस्ट बर्ड। ठीक है, टंग के पास क्या है, टंग के पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है, जो सॉल्टी, स्वीट, बीटर, ये आपको टेस्ट देते हैं खाने का, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, वो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं आपके टेस्ट को। अब नेक्स्ट क्या होता है, द सलाइवरी ग्लैंड आल्सो ओपन इन द बर्कल कैविटी। हमारी बर्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स भी ओपन हो जाएंगे, और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगा, बहुत सारा सलाइवरी अमाइलेज निकालेगा, और वो सारे सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या
होता है कि सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, द सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो नोन एज टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है कि ये हेल्प इन डाइजेशन, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। हमारे माउथ में जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल डाइजेशन आर हैपन इन आवर माउथ, ठीक है। अब क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या है, इट हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च। हमारे फूड में जो स्टार्च है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है उसको क्या कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन कर रहा है माल्टोज में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज कहीं भी लिखा होता है, अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, तो इसलिए यूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है वो एक केमिकल प्रोसेस है। और हमारा जो टीथ कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, हमारा जो टीथ कर रहा है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, वो मैकेनिज्म है मैस्टिकेशन की जिसके थ्रू वो कर रहा है। तो हमने माउथ में पढ़ रखा है, माउथ देखते हैं कि पहला इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन होता है मतलब कि हमें फूड लिया। द सेकंड केमिकल, इसमें क्या हो रहा है, सेकंड मैकेनिकल जो क्रशिंग की जो मैस्टिकेट किया फूड को। द थर्ड क्या हो गया हमारा ओवर केमिकल जो सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है, हमारे स्टार्च को तोड़ रहा है माल्टोज में। आई थिंक जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेप के अंदर जिसका नाम है ईसोफेगस, मींस फूड पाइप। अब फूड पाइप में क्या होता है कि अब तो खाना मुंह में थोड़ा सा पार्शियल डाइजेस्ट हो गया, सलाइवा में मिल गया। तो जब खाना ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे पार्ट्स में सलाइवा में मिल गए तो इट मींस कि वहां पे उसका क्या हुआ, बोलस फॉर्म हो गया, फूड का क्या हुआ, एक स्लीपरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड फूड बोलस। बोलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही बोलस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, when the food mix with saliva is called bolus। जब सलाइवा फूड से मिक्स हुआ बोलस बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलस फॉर्मेशन। अब क्या हुआ इसके अंदर कि ये जो बोलस, यहां पे देखिए ये क्या है, इट इज बोलस। अब तो बोलस बन गया, लेकिन अब बोलस में क्या होगा कि अब वो बोलस नीचे मूव करेगा ना, तो हमारा फूड पाइप है, ठीक है, इस फूड पाइप में स्मूथ मसल्स होते हैं। अब ये स्मूथ मसल्स क्या होंगे, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इट इज अ रैदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दैट बिगिंस द इसोफेगस एंड कंटिन्यूस अलोंग द वॉल ऑफ स्टमक, द रिलीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस। इट मीन्स कि हमारा जो ये इसोफेगस की पाइप है, अब यहाँ पे जो फूड आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बट यहाँ पे तो रिलैक्स हो गया ना, रिलैक्सेशन हो गया। अब जैसे ही फूड एक स्टेप नीचे आया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, रिलैक्सेशन हो गया, और यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब इस स्टेज में फूड यहाँ से यहाँ नीचे आएगा, अब यहाँ पे रिलैक्स हो गया, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंदर ये होता है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप और इसोफेगस, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि इसोफेगस में क्या होता है, माउथ में क्या प्रोसेस होती है, इसोफेगस में क्या प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे स्टमक में क्या क्या हो रहा है। सॉरी, स्टमक में क्या होता है, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक हमारा एक थिक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, स्टमक के गैस्ट्रिक सेल्स पाए जाते हैं। तो स्टमक में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। द फर्स्ट इज कार्डियक रीजन, द सेकेंड वन इज फंडिक रीजन, द थर्ड वन इज बॉडी रीजन एंड द फोर्थ रीजन इज पाइलोरिक रीजन। स्टमक के 4 पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्डिक रीजन कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, हार्ट के नीचे यही तो स्टमक है, तो वो जो रीजन होता है वो कार्डिक रीजन है, क्योंकि वो हार्ट के पास वो रीजन है, इसलिए वो कार्डिक बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारी
मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जैसे गोल 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 गोल, और जो कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं इसोफेगस, स्फिंक्टर्स बोलते हैं। अब इसके नीचे हमारा फंडिक रीजन प्रेजेंट होता है, जहां से हमारे एचसीएल्स निकलते हैं। हमारे बॉडी पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स होते हैं। हमारे फंडिक रीजन में क्या होता है, वो फूड डाइजेस्ट होके नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा स्टमक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कह रहा है इट रिसीव फूड फ्रॉम द इसोफेगस एट द वन एंड, इट्स ओपनिंग एट द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द एंड, ठीक है। मतलब है कि ये जो एंड है, इसोफेगस वाला एंड है, ये जो एंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एंड है, ठीक है। तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो रीजन्स हमें दिख रहे हैं। एक रीजन्स में हमारा जो ऊपर का है वो इसोफेगस में, और जो नीचे का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट बोल रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज सीक्रेटेड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द पेप्सिन। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सेकेंड वन इज पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये जो 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रही है हमारी स्टमक से, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस, इनका क्या यूज होता है और इनका क्या काम होता है, हम यही डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एचसीएल का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पूरे स्टमक में बहुत सारा एचसीएल निकलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी स्टमक कहते हैं एसिडिफाइड होती है, ठीक है। इसमें एचसीएल का प्रोडक्शन होता है, क्यों? क्योंकि पेप्सिन हमारे स्टमक से जो रिलीज होती है वो इनएक्टिव फॉर्मेट में होती है। जैसे एचसीएल रिलीज होना स्टार्ट होता है, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाती है, और पेप्सिन क्या करती है, उस फूड मटेरियल से प्रोटीन का क्या करती है, फूड मटेरियल से जो फूड मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करके प्रोटीन बनाती है। ये काम पेप्सिन का होता है। और ज्यादा अमाउंट में एचसीएल ना रिलीज हो, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करते हैं, एचसीएल के प्रोडक्शन में उसको रोकते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में एचसीएल का ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी, और एसिडिटी इसीलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में एचसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, म्यूकस। म्यूकस हमारी वॉल को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है, वरना हमारी वॉल क्या हो जाएगी, स्टमक की वॉल खराब हो जाएगी, क्योंकि एचसीएल बहुत ही ज्यादा हाई एसिडिक फॉर्मेट में होता है कंपाउंड। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा स्टमक जो हुआ ऊपर से आ रहा था इसोफेगस में, खुला किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो लीवर है, दिस इज लीवर। लीवर के बाद जो स्ट्रक्चर आते हैं हमारे, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, बाइल डक्ट है, ये हमारा स्टमक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में बहुत सारे पेंक्रियाटिक जूस निकलेंगे। अब पूरा का जो हमारा ये स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें क्या आता है, डिओडेनम आता है, जेनम आता है और इलियम आता है। ये हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और नीचे रेक्टम और एनस आता है। अब इसमें क्या होता है कि बाइल, लीवर क्या होता है, हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ना वो लीवर होता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सीक्रेट करता है, ठीक है, बाइल जूस बनाता है, बोल सकते हैं बाइल बनाता है। अब ये बाइल डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाके क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल सीक्रेट करता है। ये बाइल डक्ट से होते हुए, इस डक्ट से होते हुए कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में बेसिकली हमारे बाइल स्टोर होते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या बनाते हैं बाइल। लीवर, the largest gland of our body is liver, and liver क्या करता है, it is a vital organ in the body that perform the important function, that is blood filtration का काम करता है। लीवर ब्लड फिल्ट्रेशन काम करता है, करेक्ट। दूसरा, ब्लड में जो शुगर है उसको रेगुलेट करता है। ब्लड में जो शुगर है, हमारे ब्लड शुगर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। एंड द थर्ड वन इज ब्लड क्लॉटिंग में भी लीवर हेल्प करता है, क्योंकि जो थ्रोम्बोसिस या फाइब्रोस जीन होता है हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो हमारा लीवर ही सीक्रेट करता है। अब इसमें क्या करता है लीवर का, लीवर ने क्या सीक्रेट किया बेटा, लीवर ने सीक्रेट किया है हमें बाइल, ठीक है। बाइल किसमें स्टोर हुआ है, बाइल स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। लीवर ने क्या किया, सीक्रेट किया बाइल, और ये बाइल कहां स्टोर हुआ, बाइल स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। अब क्या करेगा, लीवर ने बाइल बनाया, ठीक है, लीवर ने क्या बनाया, बाइल बनाया। बाइल किसमें स्टोर हुआ, अब इस बाइल ने एक बाइल
इस बाइल ने बाइल जूस बनाया, बाइल सॉल्ट बनाया। बाइल जूस क्या करता है, हमारे जो फूड को अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि हमारे फूड एसिडिफाइड फॉर्मेट में रहते हैं। अब वो क्या करता है, उस फूड को अल्कलाइन बनाता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब कि जो उस फूड में फैट है उस फैट को तोड़ देता है। किसमें, इमल्सिफाइड, जो फैट में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट का, उसको तोड़ तोड़ के बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन करता है, छोटे छोटे बहुत सारी फैट बना देता है उसको तोड़ तोड़ के। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पेंक्रियाज का क्या काम होता है, बेसिकली हमने लीवर का काम देख लिया कि लीवर क्या बनता है, बाइल बनाता है, बाइल स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल हमारा बाइल जूस बनाता है और बाइल सॉल्ट बनाता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस बेसिकली हमारे खाने को अल्कलाइन बनाता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है कि उस खाने में जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, उसको इमल्सिफाइड करके स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज क्या करता है। तो पेंक्रियाज क्या करता है, बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे। ठीक है, स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है पेंक्रियाज। टू टाइप ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, दो टाइप ऑफ पेंक्रियाज होता है, एक एक्सोक्राइन पेंक्रियाज होता है, एक एंडोक्राइन पेंक्रियाज होता है। एक्सोक्राइन पेंक्रियाज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ अ फूड, पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करता है और मतलब रिलीज ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स उसको रिलीज करता है। और एंडोक्राइन क्या करता है, प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक इंसुलिन दैट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो एंडोक्राइन क्या करता है, एंडोक्राइन जो पेंक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब पेंक्रियाज क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस निकालते हैं। पेंक्रियाटिक जूस से एक तो होता है बाइकार्बोनेट एंड आयंस रिलीज करते हैं और दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसमें एक इनएक्टिव होता है, वो एक एक्टिव होता है। इनएक्टिव मेथड और ट्राइपिन और ट्रिप्सिनोजेन आता है हमारा इनएक्टिव फॉर्मेट में, और एक्टिवेट में क्या होता है हमारा, अमाइलेज होता है, प्रोटीनेज होता है और क्या होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड। ट्रिप्सिन क्या, पहले ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजेन होता है, ट्रिप्सिनोजेन मतलब इनएक्टिव फॉर्मेट में होता है और इनएक्टिव फॉर्मेट में क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेप्टाइड बनाता है, फिर से पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस होता है और वो जब हाइड्रोलिसिस होता है पेप्टाइड का तो बनाता है अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन पहले टूटता है पेप्टाइड में, ठीक है, अब ये पेप्टाइड फिर तोड़ता है अमीनो एसिड में, क्योंकि पहले ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करता है, पेप्टाइड बनाता है, फिर पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, अमीनो एसिड बनता है, दो बार हाइड्रोलिसिस होती है इसमें। फिर क्या आता है, लाइपेज आता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड। अब जो इमल्सिफाइड फैट है, जैसे बाइल सॉल्ट ने क्या किया था, फैट को क्या किया था, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ के स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कर दिया। अब ये जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स है जिसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, उसको ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। देन क्या होता है, इसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। अमाइलेज मींस कीप डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप यहाँ पे कहते हैं हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इज क्लियर नाउ आई थिंक। अब क्या होता है, इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन की हेल्प की से, ट्रिप्सिन हेल्प एंजाइम की हेल्प से अमीनो एसिड बनाते हैं। इसी प्रोसेस में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बट फर्स्टली द प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द पेप्टाइड। यहां लिखा है मैंने कि प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, पहले जो हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है, वो पेप्टाइड में होता है, देन अगेन हाइड्रोलिसिस एंड देन इज फॉर्म अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड में बने। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फूड के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट पेंक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं, ओके। और फैट क्या होता है, लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया हमारा कि लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को तोड़ के फैटी एसिड बनाता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाता है और पेंक्रियाज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हमारे क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इट इज वेरी क्लियर आई थिंक। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत, अगर एक छोटे से पोर्शन का अगर हम बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं विली, ठीक है।
The finger-like projection is called villi. That is increasing the absorption area of small intestine. अब ये villi क्या करता है, बहुत सारे जो small intestine है उनके surface area को increase करता है कि वो ज्यादा ज्यादा food absorb कर सके. Next, अब हमारे इस villi के अंदर बहुत सारे food materials आ गए, ठीक है, फूड पार्टिकल्स आ गए, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो आ गए. अब हमने देखा कि ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे विली के अंदर आए हैं, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स गोज इनटू विली एंड द विली हैविंग अ ब्लड वेसल्स. हमने एक विली को ले लिया, ठीक है, और इस विलाई के अंदर जब देखा तो बहुत सारे मतलब ब्लड वेसल्स थे, ठीक है, आर्टरीज भी थी, वेन्स भी थी. तो ये ब्लड वेसल्स क्या किए कि इस फूड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है. इस फूड पार्टिकल को जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और इसको जब ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कहां भेज रहे हैं, ब्लड वेसल्स में भेज रहे हैं. इट मींस कि ये फूड जो विलाई में है वो ब्लड वेसल से ब्लड में गया, ठीक है. अब जैसे ही ये ब्लड में गया, ब्लड से सेल्स में गया, जब सेल्स में गया तो वहां पे क्या बना, न्यू सेल्स फॉर्म होने लगे, जो डैमेज सेल्स थे वो रिपेयर होने लगे और एनर्जी बनने स्टार्ट हो गई, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे किसका, फूड का डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है. तो न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारी बॉडी में नए सेल्स को बनाता है, हमारे बॉडी में डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट्स क्या है ये सारा, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, जो फूड हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है वही तो है. नेक्स्ट क्या हो रहा है, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड में चले गए, ब्लड से सेल्स में चले गए, सेल्स क्या करें, न्यू सेल्स बना रहे हैं, डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करें. अब लार्ज